आज की में ओके। मैम। सुबह हमारा कुछ रह गया था थोड़ा, तो उसको अभी थोड़े एक 10-15 मिनट उसमें खत्म करती हूँ। देन वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। मैम शुरू करो। मैम, एक रिक्वेस्ट था, थोड़ा सा 2 मिनट रुक के चलते तो, क्योंकि मैम जस्टली दूसरा सेशन खत्म हुआ है, जिससे अभी ओ, एक दो रिक्वेस्ट भी आ रही है ग्रुप के ऊपर में। कोई बात नहीं, मैं रुक रही हूँ। जैसे मैम कहेंगे वैसे मैं शुरू कर। जी मैम, एक्सक्यूज थैंक मी यू मैम, मैम। थैंक यू। मीनवाइल मैं अपना एक छोटा क्वेश्चन पूछ लूं, मेरे को कल के सेशन से रिलेटेड एक क्वेरी थी। हाँ पूछे। मैम कल आपने वो नीलिंग पोजीशन में एक वो कराया था, फॉर्मिंग अ सी। तो या ये हम बैठते हैं ना, तो मैम मेरे को वो एक थोड़ा प्रॉब्लम था, जैसे नीलिंग पोजीशन में जब बैठते हैं तो राइट लेग, मतलब जैसे हम प्रॉपर प्लेस तो करते हैं वो शुरू के टाइम, मतलब शुरू वाले शॉट्स में ठीक हो जाता है, बट एंड वाले टाइम में वो टिल्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब टो राइट की तरफ और हील, सॉरी टो लेफ्ट की तरफ और हील राइट की तरफ ऐसे टिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम्म। उसका आपने बताया था शायद कि अगर आप सी पोजीशन सही से बनाओगे तो फिर वो होगा नहीं, पर मैम वो प्रैक्टिकली मेरे से हो नहीं पाता अभी, तो जी उसका आप कुछ बेसिकली बताएंगे? नहीं, बेसिकली आपका पैर जो ऐसे मुड़ जा रहा है, क्योंकि आप एकदम सही तरीके से सीधा स्ट्रेट उसके ऊपर बैठ नहीं रहे हो। एक मिनट। हाँ, दिख रहा है वीडियो। हाँ जी मैम। हाँ, तो क्योंकि आप उसके ऊपर, जैसे ये पैर है, इसके ऊपर हम जब बैठते हैं तो हम ये सीधा सीधा। नीलिंग रोल पे जब आप बैठ रहे हो, वही एकदम स्ट्रेट फुट, अगर नीलिंग रोल पे अगर वो स्ट्रेट है आपका पैर, और उसके ऊपर मैडम, आप वो सी वीडियो नहीं, बना के बैठे वीडियो हो। नहीं देख रही। ओके। तो अगर ये फुट आपका नीलिंग रोल पे जैसे ये सीधा है और उसके ऊपर अगर आप सी बना के बैठते हो, तो तो वो नहीं मुड़ेगा। वो ये जो मुड़ना है ना, वो आप जब नीलिंग रोल पे बैठ रहे हो तभी कहीं ना कहीं आपका ये पैर है वो सीधा नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे बॉडी थक जाती है, वो बॉडी का जो प्रेशर है उसके ऊपर जैसे पड़ता है, वो ऑलरेडी उसका थोड़ा सा टेंडेंसी है ऐसे पीछे की तरफ। मतलब यहाँ अगर नीलिंग रोल मैंने है, तो ये फुट जो है उसके ऊपर आप बैठ रहे हो, तो वो फिर आपके वजन के साथ वो धीरे धीरे मुड़ रहा है। उससे सी का कुछ लेना देना नहीं है। वो आप नीलिंग रोल पे आप जब पैर रख के बैठते हो, तो आपको वो जूता, आपको भी वो देखना चाहिए कि वो जो पैर है वो सीधा ही रहे, वो ना पीछे की तरफ मुड़ा हुआ मैम रहे ना आपने आगे। बोला था कि अगर हम ऐसे प्रॉपर फॉर्मिंग सी के पोजीशन में, आपने पॉइंट्स बताए थे कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है पोजीशन, और डेफिनेटली। उसमें हाथ पैर और मतलब आपने जहाँ पोजीशन बनाई है वो वहीं रहता है, फिर इधर उधर नहीं जाता, तो मेरे को लगा उस पॉइंट के अंडर। नहीं नहीं, देखिए, अगर ओके। आपने, अगर पैर आपका टेढ़ा है, तो आप हाँ सी जी। बनाओ या कैसे भी बैठो, वो थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ही है ना ऐसे, हाँ तो जी। वो जैसे जैसे उस पे वेट बढ़ेगा थोड़ी देर तो रह जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हाँ टेंडेंसी जी। हमेशा ऐसी रहेगी मुड़ने की। तो मैम आप तो ये बोल रहे हैं कि मैं बैठती ही गलत हूँ थोड़ा सा? हाँ, ठीक। ओके। पैर ठीक, मतलब जूता जिस तरीके से जूते पे आप बैठ रहे हो हाँ उसको जी। देखना है, जैसे जिससे कि आपका पैर सीधा ही रहे, फुट जो है वो सीधा रहे। वो ना ठीक आगे की है। तरफ, ना ऐसे रहे, ना पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहे। ओके मैम, ठीक थैंक यू है। सो मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं सर पवन गीते मैम। मैम, आपका कल जो स्टैंडिंग वाला जो टॉपिक चल रहा था, उसमें एक पॉइंट मतलब उस समय था, मैं आपसे कल क्लियर नहीं कर पाया। जो लेफ्ट एल्बो वाली जो पोजीशन है, हम्म। वो आपने जैसे आप हाथ का तो बता दिया कि पाम रेस्ट हम आगे पीछे करते हैं, वो बैलेंसिंग के हिसाब से शूटर कर लेता है। बट हम्म। लेफ्ट एल्बो का मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्या? बच्चे कभी कोर मसल पे भी एल्बो रखते हैं, कभी उस पे बोन पे भी रखते हैं। तो आइडियल प्लेस क्या होनी चाहिए इसकी? एक तो कैसा है कि ये जो अपना हमारा जो लोअर बॉडी है और एल्बो
जहाँ पे रेस्ट होता है। तो ये हिप बोन का कई शूटर्स का कैसे होता है, कई लोगों का अपर बॉडी शॉर्ट होता है, लोअर बॉडी लंबा होता है और उनके हाथ भी लंबे हैं। तो कईयों का ये जो एल्बो है वो बोन पे टिक जाता है, लेकिन मेजोरिटी लोगों का अगर आप देखो तो बोन पे इतनी आसानी से नहीं टिकता है। तो फिर उनको, और वो भी इस बोन का जो लेंथ है उस पे वो डिपेंड करता है। तो उसको ऐसी जगह रखना है जैसे कि जिससे आपको इस एल्बो को ठीक से सपोर्ट मिले और वो फिक्स रहे, वो बार बार चेंज ना हो एल्बो पोजीशन। या ऐसे ना रहे कि वो जबरदस्ती उसको उस जगह पे पकड़ा हुआ है और वो ऐसे लग रहा है कि अभी ये फिसल जाएगा, अभी ये फिसल जाएगा। क्योंकि जब ऐसे होता है तो आपका ये लेफ्ट हैंड एक्टिव हो जाता है और वो सही नहीं है। तो इसलिए इसका जो पोजीशन है, तो कई बार क्या होता है कि जिनका मतलब पेट का टायर है, तो उनको वहां पे बोन नीचे होने के बावजूद उस पेट पे उनको एल्बो को जगह मिल जाती है। लेकिन दुबले पतले जब बच्चे होते हैं उनका इतना फैट तो होता नहीं है। फिर कई बार शूटर क्या करते हैं कि इस हाथ को, क्योंकि वो ऐसे पकड़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा आगे मोड़ के आगे की तरफ रख देते हैं ताकि राइफल का वजन आने से हाथ थोड़ा सा अंदर मुड़ जाए और राइफल भी सीधा आए और ये हाथ भी फिक्स हो जाए। और उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे वो अगर हिप बोन वहां तक नहीं आ रहा है, तो हम जो ट्राउजर का जो बेल्ट है, जो मैं उस दिन कह रही थी कि ट्राउजर का बेल्ट आप इतना टाइट मत बांधो कि आप बेंड ना कर पाओ, वैसे ही ट्राउजर का बेल्ट जो है उसका हम उसको इस तरीके से बांध सकते हैं कि जिससे इस हाथ के लिए एक, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एक टेबल जैसा वहां बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो ये आपको देखना है कि क्या करने से इस एल्बो को सपोर्ट, कहाँ ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है जिससे वो बार बार हिले नहीं और शूटर को आराम से, शूटर वो उस पोजीशन को मेंटेन कर पाए। तो ऐसे उसका कोई एकदम डेफिनेट प्लेस नहीं होता। जहाँ शूटर को अच्छा टेबल मिले उस जगह उसको एल्बो को रखना है। हाँ यस मैम, क्योंकि जो लीन बॉडी और एवरेज हाइट के जो शूटर्स होते हैं उनके हम्म। लिए हिप बोन के ऊपर रेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। हम्म। बट वो जैसे ही वो और स्टमक की जिनके तरफ हाथ जाएंगे। अगर शॉर्टर है तो उनका फिर वो पहुंचता ही नहीं है। अगर यस। कुछ हाँ, तो कुछ शूटर ऐसा भी करते हैं कि ये हाथ थोड़ा सा खोल देते हैं, तो वो हाँ वजन से फिर ये हाथ ऐसे फिक्स हो जाता है बॉडी के साथ, यस तो मैम, वो क्योंकि ज्यादा अच्छे से पकड़ सकते हैं। हाँ जब बेले ब्रीदिंग लेते हैं तो उस समय थोड़ा सा हम लोगों को उस चीज का डिसएडवांटेज भी होता है कि हम उनको अगर सिखा भी रहे कि आप बेले ब्रीदिंग लो, बट फिर उसमें क्या है, शूटर जब जैसे ब्रीथ लेता है उसका वेपन पूरा मूव कर जाता है। हाँ जी। तो यस मैम, ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। शुरू करें, हो गए सारे, आ गए। यस मैम। ओके। सो हमने अराउंड इस यहाँ पे आके फिर हम, थोड़ा जल्दबाजी हो गई थी, तो हमने रोक दिया था। तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि इसके पहले हमारा था ये हमारा हो गया था। ठीक है? इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल है तो इसके बाद हम करते हैं। मैं पहले इसको खत्म करूँ इस पीपीटी को। तो वो तो अभी हमने पोस्टर्स देख लिए, प्रोसेसेस देख लिया। अभी ये है कि कैसे शूटिंग के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ट्रेनिंग में क्या क्या करना है। तो कैसी ट्रेनिंग करते हैं राइफल शूटिंग के लिए। तो उसका सबसे, ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस जो है वो है फिजिकल फिटनेस। जैसे हमने स्टैंडिंग पोजीशन बनाते वक्त मैंने बोला था कि स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत सारे मसल्स यूज होते हैं। जैसे स्टैंडिंग और नीलिंग में कोर मसल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे ये हमारे पेट, और जो पेट का जो पूरा ये एरिया है, बैक, लोअर बैक, पेट के जो मसल्स हैं उनको कोर मसल्स कहते हैं। तो वो मसल्स जितने स्ट्रोंगर है उतना स्टैंडिंग में आपका पोजीशन, शूटर ज्यादा अच्छे से पोजीशन मेंटेन कर पाता है और होल्ड कर पाता है और स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। और इवन नीलिंग में वो सी मेंटेन करने के लिए उसको कोर मसल्स की सख्त जरूरत है। और उसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस है, जैसे रनिंग हुआ, क्लाइंबिंग हुआ, स्विमिंग है। तो जिससे शूटर की जो ब्रीदिंग कंट्रोल है
और लंग कैपेसिटी ज्यादा इम्प्रूव होती है। तो वो ये एक्सरसाइजेस करने चाहिए, लेकिन ये करते वक्त हमें याद ध्यान रखना है कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस जो है, अभी जैसे कुछ कुछ शूटर्स है स्पेशली बॉयज, उनको लगता है फिजिकल ट्रेनिंग मतलब बस दौड़ो 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 और थोड़े से स्ट्रेचिंग करो। हम यहाँ हमारा जो ये स्पोर्ट है, दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी। तो जब आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं 10 किलो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो उससे क्या, यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी टू मूव। तो वो उसका शूटिंग को क्या फायदा होगा। ओके, सो इतना कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस बस इतना एक मॉडरेशन में करो कि जिससे आपको मतलब आपको जनरल हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, आपका पल्स थोड़ा स्लो होने में वो मदद करे, और आपका जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। बट जैसे एक आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा, कभी हफ्ते में एक बार आप 45 मिनट्स दौड़ लगाओ, दैट इज ओके। तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और दूसरा तीसरा है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अभी एंड्योरेंस ट्रेनिंग में मेनली आता है वेट्स के साथ जो हम करते हैं ट्रेनिंग। तो उसमें जैसे हमें कोई बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है, तो जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं हम, तो कम वेट्स यूज करके ज्यादा रिपीटेशंस पे आप रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। ज्यादा हेवी वेट्स लेने से आपके मसल्स बहुत स्टिफ हो जाएंगे और फिर वो कोई शूटिंग के काम के नहीं है। सो ये आपको ख्याल रखना है फिजिकल फिटनेस के टाइम। और ये और भी और एक चीज है कि हम जैसे किसी भी और खेल, कोई और खेल खेलने जाओ, तो आपको एक बेसिक फिटनेस आने से पहले जो मेन खेल है वो खेलने नहीं देते। तो लेकिन शूटिंग में हम ऐसा नहीं करते, आते ही शूटर के हाथ में राइफल थमा के उसको खड़ा कर देते। ये बिल्कुल गलत है। जैसे हमने एक तो जैसे ही शूटर आपके पास आता है, ऑफ कोर्स उनको एंगेज रखने के लिए आप, और शूटिंग में इंटरेस्टेड रखने के लिए आपको उन्हें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रखना पड़ेगा शूटिंग स्पोर्ट में। लेकिन उनका एट द सेम टाइम उनको फिजिकली अपने स्पोर्ट के लिए रेडी करना भी एज अ कोच हमारा काम है। तो जैसे ही वो आपके पास आते हैं, उनको धीरे धीरे मेक देम डू सम फिटनेस। जैसे अगर कोई और खेल वो खेलते हैं जिससे उनका फिटनेस इंप्रूव हो सकता है, तो प्लीज इनको उनको एनकरेज करो कि दूसरा कोई खेल खेलो एक्टिव स्पोर्ट वाला, जिससे उनका फिटनेस बढ़ जाए और वो फिटनेस शूटिंग के काम आए। मैम दूसरी चीज, अभी वन वो कोर मसल वाला बताया था मैम आपने अभी ऊपर, हाँ कोर जी, मसल स्ट्रेंथिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज बढ़िया रहेगी मैम? ऐसे इससे आप जनरल एक्सरसाइज देखिए, शुरू तो आप बेसिक सिटअप्स, पुशअप्स और प्लैंक, इन चीजों से आप जैसे, और लेट के जो एब्डोमिनल मसल के पैर ऊपर उठाना है, पूरा बॉडी ऊपर उठाना है, और पैरों पे कोर पे जी मतलब आपके ये जो हमारे जनरल जो एक्सरसाइजेस है, इनसे आप शुरू कर सकते हो। जैसे ना पैर ऊपर उठाए, हाथ भी ऊपर उठा के फिर उसके साथ उसको होल्ड करना है। फिर जैसे प्लैंक के तो कितने सारे वेरिएशंस है, तो प्लैंक करो आप। हाँ जी मैम। तो इन सारे ऐसे एकदम बेसिक बेसिक कोर के बेसिक एक्सरसाइजेस भी जो है, और सिटअप्स है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इन सारी चीजों से साइकिलिंग है, लेटे लेटे जो हम साइकिलिंग करते हैं, तो वो ये बेसिक एक्सरसाइजेस से भी बहुत फर्क पड़ता है कोर मसल्स में। लेकिन पहले उससे शुरू तो करो, ताकि वो एक बेसिक एक जनरल फिटनेस भी शूटर का इम्प्रूव हो जाए, और ही इज रेडी टू यू नो रेडी टू टेक द लोड ऑफ द राइफल। और जैसे कुछ चीजें जो है वो तो ट्रेनिंग से भी, रेगुलर ट्रेनिंग जैसे शूटिंग करते हैं हम, तो रेगुलर ट्रेनिंग से भी धीरे धीरे आप हमारे मसल्स उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं। लेकिन उस मसल का बैलेंस मेंटेन करने के लिए शूटिंग के अलावा एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। फिर जब हम हेलो। नॉर्मल जो हेलो ट्रेनिंग मैम। करते हैं, हाँ जी, ये क्वेश्चन बाद में लेंगे।
सॉरी मैम। हाँ, ये खत्म कर देती हूँ मैं एक बार, ये सारा कल सुबह जो रुक गया था, फिर जी उसके मैम। बाद हम, आप नोट डाउन करके रखो अपने पास। फिर जैसे ट्रेनिंग हम करते हैं, राइफल शूटिंग में ट्रेनिंग आपको करना है, तो उसमें पहले तो एक मेनली ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे पोजीशन और प्रोसेस दोनों की ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले तो आपको पोजीशन बनाना है। तो एक एक पोजीशन रफली बना दिया, उसको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसको पोजीशन को बार बार जैसे मैंने वो एक आपको एक सिस्टमेटिक वे बताया कि इस सीक्वेंस में आपको पोजीशन बनाना है। तो रोज जैसे पहले दिन आके आपने कुछ सेट किया, शूटर को बहुत अच्छा लगा, बट देन नेक्स्ट डे आके फिर से जब शूटर 2-3 दिन उस पर काम करता है, देन धीरे धीरे बॉडी उसकी ढलने लगती है इस पोजीशन में। फिर उसको और भी लगता है कि अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा है, वो ऐसा है। तो ये पहले तो कंसोलिडेट करो, पोजीशन ठीक करो उनका। उसके बाद रिपीट करना है पोजीशन। और फिर लास्ट है ना, बिल्डिंग एंड्योरेंस। तो कंसोलिडेटिंग पोजीशन में पहले तो आता है पोजीशन समझना। फिर उस पोजीशन के हिसाब से पोजीशन के लिए जो जरूरी है वो मसल्स डेवलप करना। वो अपन अभी अभी रोज जैसे वो ट्रेनिंग करेंगे उस पोजीशन में जो अभी मैं कह रही थी, उस हिसाब से मसल्स डेवलप हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप वो पोजीशन करने लगेंगे, वैसे वो पोजीशन का मसल मेमोरी तैयार हो जाएगा। सो ये हुआ कंसोलिडेटिंग पोजीशन, तो एकदम फर्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग का। उसके बाद होता है कि रिपीटिंग पोजीशन, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन गुड पोजीशन एंड बैड पोजीशन। जैसे पहले स्टेप में शूटर कभी कभी पोजीशन लेता है, तो कभी उसको सही आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन उसको बार बार वो पोजीशन लेना है, सही ना भी हो तो भी उसको लेना है, ताकि उसके बेसिक बॉडी रेडी हो या मसल्स डेवलप हो उस पर्टिकुलर पोस्चर के लिए। लेकिन एक बार वो आने लगेगा, फिर उसके बाद उनको एक बार उसे पता चल गया कि पोजीशन एग्जैक्टली होता क्या है, फिर ये नेक्स्ट स्टेप है जहां शूटर डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये पोजीशन मेरा सही है, ये गलत है। कई बार स्पेशली इन नीलिंग आपको आप देखोगे कि कई सारे पोजीशंस ऐसे हैं कि आपको बैठ के, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है, आपको बैठ के बहुत अच्छा लगेगा, बट उसमें उस पोजीशन को आप ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाते हो और शूटिंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो आपका सही पोजीशन कौन सा है, गुड मतलब हर बार आपको जाते जाते हर बार लेट के आपको सही पोजीशन मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये आता है रिपीटिंग पोजीशन में कि आप जस्ट टेल योर शूटर्स टू गो टेक पोजीशन। अगर सही आता है तो चलो 5 मिनट उसमें लेटे रहो, फिर गेट अप, कम बैक, गो बैक एंड टेक पोजीशन अगेन। मतलब सही पोजीशन है उसको भी तोड़ के वापस आ जाओ पीछे, फिर गो एंड टेक पोजीशन। अगर सही नहीं आता है तो ढूंढो कि वो सही क्यों नहीं है और सही पोजीशन लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जब ये जब रेगुलरली शूटर करता है, तो शूटर को अच्छे से पता चलता है कि मेरा पोजीशन ये है और उसको इस तरीके से मैं इस पोजीशन में बार बार मैं आ सकता हूँ। मतलब किसी भी वक्त अगर पोजीशन तोड़ के वो बाहर आता है, तो ही शुड बी एबल टू टेक द पोजीशन, करेक्ट पोजीशन अगेन। तो ये एबिलिटी डेवलप करना है कि हर बार जाके अपना पोजीशन ढूंढने की एबिलिटी वो होनी चाहिए शूटर में। और फिर एक बार ये हो गया, फिर बिल्डिंग एंड्योरेंस, जहाँ डेवलप स्टेमिना टू रिमेन इन पोजीशन फॉर एंटायर शूटिंग टाइम। फिर जैसे नीलिंग में आपको आधा घंटा 45 मिनट्स बैठना है, तो फिर उसको उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि आप बैठो नीलिंग रोल पे या अपने पोजीशन में, टाइमर लगा के आप बैठो कि कितनी देर आप बैठ सकते हो। सेम इन प्रोन ऑल्सो। फिर ये अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स है, इसमें मैं सुबह तो मैंने सिर्फ वो पढ़े थे, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। होल्डिंग प्रैक्टिस तो हमें सबको पता है कि जस्ट टेक पोजीशन और होल्ड करो। इसमें क्या होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल पोजीशन और इनर पोजीशन। जो बाहर से हमें दिखता है वो पोजीशन है,
और इनर पोजीशन, मतलब आप जैकेट ट्राउजर जूते के अंदर आपको कैसे फील होता है और वहां पे आपका बॉडी एग्जैक्टली किस तरीके से आपने उसको होल्ड करके रखा है। तो ये समझने के लिए होल्डिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे, और ये होल्डिंग प्रैक्टिस अगर आप आंख बंद करके करोगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी फीलिंग शार्पर हो जाएगी और फीलिंग डेवलप होगी। फिर ड्राई प्रैक्टिस, मेनली ड्राई प्रैक्टिस होती है होल्डिंग के लिए भी, और जो प्रोसेसेस है मतलब एमिंग है, ब्रीदिंग, एमिंग, ट्रिगरिंग, फॉलो थ्रू, इन सब चीजों की ट्रेनिंग करने के लिए और उनका जो अपने अपने लिए जो पूरा पैटर्न बना रखा है प्रोसेस, उसके ऊपर कमांड लाने के लिए ये ड्राई प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम ड्राई ट्रिगरिंग भी इन्वॉल्व है। तो उसमें आप अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे टारगेट के बगैर सिर्फ एक एक चीज पे फोकस करके कि बस ट्रिगर पे फोकस करके आपको चलाना है, फिर मूवमेंट पे फोकस करना है, फिर कभी आप टारगेट के सामने खड़े हो गए, टारगेट के साथ एमिंग के साथ ट्रिगरिंग की प्रैक्टिस करो, ड्राई ट्रिगरिंग, या बस आंख बंद करके ट्रिगरिंग की प्रैक्टिस करो। तो और आंख बंद करके आप मूवमेंट भी, मतलब जब आपकी बॉडी रेडी है, सब रेडी हो गई, उठाने के बाद सेटल हो गई, इट इज स्टिल मूविंग, अभी मैंने होल्ड कर दिया, फिर उसके साथ साथ ट्रिगरिंग, ऐसे एक 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 एक, जैसे ट्रिगरिंग है, ब्रीदिंग है, मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, फॉलो थ्रू है, ऐसे एक सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर आप ड्राई प्रैक्टिस की ट्रेनिंग करोगे तो आपका जो ये प्रोसेस है वो और ज्यादा फाइन होता जाएगा। फिर मिरर ट्रेनिंग है। मिरर ट्रेनिंग से क्या होता है, जैसे मिरर सामने रखो, रख के जब आप खड़े होते हैं तो मिरर ऐसे भी सामने रख सकते हो और मिरर की तरफ एम करके भी आप खड़े हो सकते हो। तो उसमें आप जब पोजीशन में हो तो आपको खुद पता चलता है कि आप कैसे खड़े हो, आपका हेड पोजीशन कैसा है, अब क्योंकि अदरवाइज आप अपने आप को तो देख नहीं पाते। तो मिरर ट्रेनिंग इन इन चीजों में, इन चीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती है कि आपने कैसे, ग्रिप आपका कैसे है, सीधा है, टेढ़ा है। कई बार इतने सारा तामझाम लेके हम खड़े हैं प्रोन में भी, जैसे बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तब हमें हर जगह पे हम ध्यान नहीं दे पाते। तो मिरर ट्रेनिंग जब करते हैं, स्पेशली स्टैंडिंग और नीलिंग में, आप अपने आप को मिरर में पोजीशन में बैठ के अपने आप को मिरर में देख सकते हो और उससे आप अपने आप को असेस कर सकते हो कि मेरा सर कैसा है, अच्छा मेरा यूजुअली ऐसा रहता है, आज थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्या, जो भी है। सो मिरर ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। फिर डार्क रूम ट्रेनिंग का बेसिक मतलब, बेसिक मकसद ऐसा है कि जैसे रेंज पे या आपके पास छोटा रेंज है, तो वहां पे आप टारगेट पे प्रॉपर लाइट के साथ आप टारगेट पे एम करके रेडी रहो, और उसके बाद आपको लाइट बंद करनी है। जैसे लाइट बंद हो जाती है, लेकिन आपको होल्ड करके रहना है वहां पे कुछ देर, और देन उसको लाइट ऑन करके आपको देखना है कि अगर आप कहीं आप, आपका जो पोजीशन है वो सेंटर में है या नहीं। सेम चीज हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं कि आप राइफल उठाओ, अच्छे से सब रेडी हो जाओ, जैसे टारगेट के सेंटर में आ गए, उसके बाद क्लोज योर आइज, होल्ड करके ही आप आंख बंद करना है और वैसे ही वहां उसको मेंटेन करके रखना है। देन यू ओपन योर आइज एंड चेक कि आपका राइफल कहाँ पे सेटल हो गया। तो इन चीजों से क्या होता है कि आपको आपकी जो आपका ध्यान है अपनी तरफ, अपने अंदर ध्यान आता है, और आपको ये अलाइनमेंट के लिए टारगेट के साथ जो आपका अलाइनमेंट है, या जो बॉडी में हम कुछ कुछ छोटे छोटे गलतियां करते रहते हैं, उसका एहसास बहुत जल्दी हो जाता है। फिर टेबल शूटिंग है। जो टेबल शूटिंग है वो एक्चुअली बिगिनर्स के बहुत काम आती है, बट ये टेबल शूटिंग आप रेगुलरली, मतलब एट एनी लेवल आप कर सकते हो। जैसे टेबल पे राइफल रख के किसी चेयर पे बैठ के आराम से उसको, मतलब स्टेबिलिटी, यहाँ पे आपका पोस्चर वगैरह कुछ मायने नहीं रखता। ये टेबल शूटिंग मेनली काम आता है टू अंडरस्टैंड प्रोसेस, और प्रोसेस पे जब हम काम करते हैं कि स्मूथ ट्रिगरिंग कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए,
ब्रीदिंग पे ध्यान देके ब्रीदिंग के साथ ट्रिगरिंग करनी है। तो ये चार सारे बेसिक प्रोसेसेस सीखने के लिए टेबल शूटिंग बहुत काम आती है। और इसको आप जैसे बिगिनर है, मैं शुरू में जैसे कहा था कि फिजिकल नए बच्चे आते हैं और हमें पता है कि अभी वो इतने स्ट्रांग है नहीं कि इतना लंबा ट्रेनिंग कर पाए राइफल के साथ। तो उनको आप टेबल शूटिंग करा के उनको शूटिंग में इन्वॉल्व रख सकते हो कि जब कुछ कुछ दिन जब तक उनकी बॉडी तैयार नहीं है राइफल को होल्ड करने के लिए, तब तक धीरे धीरे जैसे आप उनको होल्डिंग करा सकते हैं राइफल के साथ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टाइम से 20 मिनट 15 मिनट। और बाकी जो शूटिंग एक्चुअली है वो टेबल पे टेबल शूटिंग करा के उनको शूटिंग में इन्वॉल्व रख सकते हैं। और उसमें और आता है ट्रेनिंग ऑन बैलेंसिंग बोर्ड, अलग अलग टाइप के बैलेंसिंग बोर्ड्स आते हैं। तो उसके ऊपर कई बार राइफल के साथ भी शूटर खड़ा रह के फिर वो अपना पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करता है। कभी उसके लिए तो सिंपल आप दो लकड़ी के पीस लेके उसके ऊपर पैर रख के तो अपना बॉडी बैलेंस करके आप उससे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। उसकी बैलेंसिंग एबिलिटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो ऐसे और भी कई सारे तरीके हैं जिससे ट्रेनिंग मेथड्स अलग अलग यूज करते हैं लोग। तो आप एज अ कोच यू कैन इनोवेट एंड हैव योर ओन ट्रेनिंग मेथड्स ऑल्सो। अभी शूटिंग डायरी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है राइफल शूटर्स के लिए, क्योंकि एज ए सेड कि इतने सारे हमने ये देखे कि कितने सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं शूटिंग में और इतनी सारी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। तो उसकी डेली आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, आप डेली जो भी कर रहे हैं, उसके राइफल के जो सेटिंग्स है उनको डेली नोट करना बहुत जरूरी होता है। आप कुछ चेंज करो या ना करो, उसको नोट करके रखो। क्योंकि क्या होता है कई बार आप एक रेंज से दूसरे रेंज पे गए, फिर वहां आपको हाइट नहीं मिल रही, तो आपने बट प्लेट जिस किसी सेटिंग पे थे उससे उसको हटाया और उसको लिखा ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे फिर आप अपने जगह पे आ गए और आप भूल गए कि वहां मैंने बट प्लेट हटाया था। तो वहां आके आपको कुछ और वहां पे हाइट से ज्यादा हो गई तो आपने पाम रेस्ट से उससे कम किया। और ऐसा कर करके आप समटाइम्स ऐसे होता है कि ये छोटे छोटे चेंजेस हम बहुत ज्यादा सोचे बगैर वो करते हैं और बाद में क्योंकि वो छोटा चेंज है इतना ज्यादा रजिस्टर नहीं होता और फिर उसको हम भूल जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे 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 चेंजेस हो के देन यू मूव अवे फ्रॉम अपने ट्रैक से हट जाते हो, पोजीशन पूरा सेटिंग सारी गड़बड़ हो जाती है। तो तब आपको अगर आपने जिस दिन अच्छी शूटिंग हुई उस दिन की डेली की अगर नोट डाउन करने की आप प्रैक्टिस रखोगे तो उससे भी वापस आना बहुत आसान हो जाता है कि आप फिर ये देख सकते हैं कि उस दिन मेरी शूटिंग यहाँ तक मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, तब सेटिंग क्या थी। तो यू इट इज इजी टू गो बैक टू दैट सेटिंग और फिर किस दिन क्या करने से क्या हुआ था वगैरह ये जानने के लिए भी ये सेटिंग्स का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए शूटिंग डायरी में आपकी सेटिंग्स ऑफ द डे लिखना बहुत जरूरी है। और शूटिंग डायरी जो है ना ये आपके लिए एक गाइडिंग पॉइंट जैसे बन जाता है कि ये आपको एक डायरेक्शन देता है कि आज आपको कल आपने क्या किया, आज आपको क्या करना है और कल की अभी आज जो भी आपने किया है तो कल के लिए आपका क्या प्लान है। तो उससे क्या होता है एक आपकी ट्रेनिंग एक सिस्टम में होता है ट्रेनिंग आपकी। तो उसमें जैसे आप पूरा से पूरे साल भर का आपका कुछ गोल है तो ये गोल रीच करने में ये जो प्लानिंग है वो बहुत काम आती है। तो उसमें आपको ये सेटिंग्स लिखनी है, फील ऑफ द डे आपका प्लान डेली का जो एक कुछ भी प्लान बनाओ, आज एक अपने आप के लिए गोल देके। इट कुड बी जस्ट कि आज मुझे फॉलो थ्रू पे काम करना है, कल आप चलो आप एक स्कोर लेके बैठ गए कि मुझे 105 की सीरीज चलानी है आज के दिन में। तो ऐसे कुछ भी प्लान लेके आप जा सकते हो रेंज पे। बट हर ट्रेनिंग में अच्छे से फोकस्ड और क्वालिटी अगर आप चाहते हो ट्रेनिंग में तो प्लान होना बहुत जरूरी है।
और उसके साथ साथ जब आप सेटिंग लिखते हो, डेली फील ऑफ द डे लिखना बहुत जरूरी है कि जो भी आपने उस दिन ट्रेनिंग करी, उसके बाद अच्छी हुई बुरी हुई जैसे भी हुई, उसके बाद आपको कैसे फील हुआ। क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, यही है जो आपको आपके दिमाग में रजिस्टर होती है, और वही आपको नेक्स्ट जब फिर दोबारा सेम सिचुएशन में आओगे, तब वो फील आपको जब आप हम कोई भी चीज देखते हैं तो दिमाग रजिस्टर करता है, लेकिन उसके बारे में जब हम लिखते हैं तो लिखते वक्त हम दोबारा उसके बारे में फिर से सोचते हैं, तो जैसे वो रिपीट हो जाता है, रिलीव करते हैं हम लोग सेम फीलिंग, और लिखने से वो ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होता है दिमाग में, तो उसको बाद में याद करना आसान हो जाता है। तो ये फील ऑफ द डे लिखना बहुत जरूरी है। और फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको अपना प्लान लिखना है। अभी चैलेंजेस ऑफ आउटडोर शूटिंग, चैलेंजेस तो है क्योंकि आउटडोर में जैसे लाइट है, विंड है, वेदर चेंज होता रहता है। तो लाइट का तो हमने थोड़ा सा कवर किया था कि जैसे फिल्टर हम यूज करते हैं तो चेंजिंग लाइट होता है, कभी डार्क होता है, कभी एकदम से ब्राइट हो गया, फिर क्लाउडी है, फॉगी है। तो अ, उसमें आपके पास ऑफ कोर्स कलर फिल्टर है, जिससे आप कलर फिल्टर है, और पोलराइजर है अगर आप 50 मीटर पे कर रहे हैं, तो उससे आप ऑफ कोर्स उसको यूज करके आप यू कैन गेट द, आपको जिस तरीके का साइड पिक्चर चाहिए जो कंफर्टेबली आप मेंटेन कर सकते हैं, तो वैसा सेम कॉन्ट्रास्ट का साइड पिक्चर आप पा सकते हो। और जैसे बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है तो आप इवन अपर्चर जो होता है बैक साइड का अपर्चर, फ्रंट साइड का भी अपर्चर, उसको इफ इट इज टू टू ब्राइट, आप फ्रंट साइड थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, बैक साइड अपर्चर थोड़ा कम कर सकते हो, जिससे कि आपकी तरफ आंखों में जाने वाला लाइट कम हो जाए। या बहुत डार्क हो गया तो आपको जनरली शूटर्स फोर साइड थोड़ा खोल देते हैं ताकि वो टारगेट ज्यादा अच्छे से देख पाए। तो ये कुछ जैसे लाइट के लिए तो हमारे पास फिल्टर है। जैसे शैडो टारगेट है, तो मैं जानती हूँ कि इसके ऊपर सवाल जरूर आएगा। जब ऐसा आता है शैडो टारगेट, तब एक तो जब तक पूरा टारगेट कवर ना हो या खुल ना जाए तब तक आपको रुकना चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे रुक नहीं सकते तो आपको ऐसा फिल्टर यूज करना चाहिए जिससे वो कॉन्ट्रास्ट कम हो, मतलब शेडेड और लाइटेड जो टारगेट है उनमें से जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम है हो, ताकि आप जो बीच का जो हमारा काला टारगेट है वो आप एक जैसे देख पाओ। तो वो उसमें भी आपको तो लेटे लेटे आप वो कलर चेंज करके यू कैन चेक कि कौन सा कलर फिल्टर है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा अच्छा साइड पिक्चर दे रहा है। फिर है विंड। विंड की जो ट्रेनिंग होती है, विंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा एक्सपर्टीज वाला मामला है। इसमें विंड में तीन तरह के से इसमें तीन तरीके से, दो तरीके से हम उसको विंड को मैनेज करते हैं। जैसे एक तो है कि आप जिस डायरेक्शन में विंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्लिक दो, ताकि आपकी ग्रुपिंग ये ऐसे जगह बन जाए कि हवा आने से वो ग्रुप सेंटर में लगे। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार वो बार बार जैसे चेंजिंग विंड है, बहुत फ्रिक्वेंटली कभी राइट कभी लेफ्ट हो रहा है, तब उसमें ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए फिर दूसरी जो टेक्निक है जो हम यूज करते हैं वो ऑफ एमिंग की है, कि आपको क्लिकिंग से चेंज नहीं करना है, क्लिक 0 वही रखना है, लेकिन जिस डायरेक्शन में विंड है उस डायरेक्शन में ऑफ एम करो आप, उसके अपोजिट में आपको ऑफ एम करके। लेकिन ये क्या है, ये दोनों ही चीजें, मतलब क्लिक देना हुआ या ये ऑफ एम करना, थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। आपका पोजीशन है जनरल प्रोसेस पोस्टर पे, आपको अच्छा कमांड चाहिए, तभी ये चीजें आप कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए या न्यू कमर्स के लिए पहले तो ये सीखना है कि विंड जैसा भी हो, आप पोजीशन आराम से मेंटेन करना है। विंड के हिसाब से अगर बॉडी रिएक्ट करने लगता है, कई बार क्या होता है
कि विंड देखते देखते हम वो विंड लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो हम सब कॉन्शियसली बॉडी एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं और उसको पुल करने लगते हैं, पुश करने लगते हैं विंड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उससे हमारा पोजीशन बहुत जल्दी डिटीरियोरेट करता है। तो इसलिए जैसे आप आपके बिगिनर बच्चे हैं, उनको सबसे बेस्ट चीज है उनको बोलो कि विंड इग्नोर करो और बस तुम चलाते रहो। क्योंकि अगर वो विंड को रिएक्ट करने लगेंगे ना, विंड देख देख के चलाने लगेंगे, तो जितना नुकसान हवा की वजह से हो रहा है कि उससे कई ज्यादा नुकसान उनके बॉडी टेंस होने की वजह से होता है। तो सबसे पहली चीज जो विंड में करनी है कि वो विंड के साथ साथ बॉडी रिएक्ट ना करे। आपका पोस्चर आप आराम से जैसे नॉर्मली मेंटेन करते हो वैसे मेंटेन रहे। फिर वेदर तो है ही, कोल्ड ड्राई है, कोल्ड ह्यूमिड है, हॉट ड्राई है, हॉट ह्यूमिड है, अलग अलग तरीके के ये वेदर होते हैं। तो ऑफ कोर्स कोल्ड जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो बॉडी का, उसमें मैं सिर्फ हॉट और कोल्ड का डिफरेंस बताती हूँ कि कोल्ड हो जाता है, कोल्ड से क्या होता है जनरली नॉर्थ इंडिया में जो होता है ड्राई हो जाता है वेदर। तो और ठंड में तो उससे क्या होती है कि बॉडी का मतलब हर चीज का मॉइस्चर कम हो जाता है। तो जैसे जैकेट का बॉडी के साथ जो ग्रिप है या कांटेक्ट है, तो वो ग्रिप कम हो जाता है। फिर आप देखोगे कि आपका ना स्लिंग फिसलने लगेगा। ग्लव भी आप पहनते हो तो सूखा सूखा लगता है अंदर। तो वो मेजर प्रॉब्लम है कोल्ड में। और ड्राई जब होता है वेदर तो उस वहां पे तो आपको थोड़ा अच्छा खासा मॉइस्चर, पानी अच्छे से पियो। पानी तो हमेशा ही पीना चाहिए, हॉट में भी पीना चाहिए, कोल्ड में भी पीना चाहिए, ताकि आपका स्किन मॉइस्चराइज रहे। और थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करो ताकि आपको अच्छे से ग्रिप मिल जाए। और जैसे कोल्ड में ट्रिगर, हमारा ट्रिगर फिंगर की फीलिंग बहुत ही ट्रिगर जैसे लगता है नम हो गया। बट ये आपको बताऊं कि कोल्ड जब ठंड में, गर्मियों से ज्यादा ठंड में आपका परफॉर्मेंस, आपको कितना भी फीलिंग वाइज आपको कितना भी खराब लगे, बट आपका परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होगा। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ सारी फीलिंग बहुत नम हो जाती है, इतने शार्प फील नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई सारी चीजें हमें वो एहसास भी नहीं होता कि ये हो रही है हमारे साथ। और हमारा जो मोटर स्किल है उसकी वजह से मोटर स्किल बहुत अच्छे से चलता है, जो रिदम में जो चलाना है। तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। गर्मियों में क्या होता है कि आपको हर चीज फील होने लगती है। जैसे बाल भी, थोड़ा से बाल भी ऐसे आ गए तो वो इरिटेट करने लगता है, क्योंकि वो स्किन उतना गर्मी की वजह से और पसीने की वजह से सारा सब कुछ बहुत इरिटेबल हो जाता है। तो वो फीलिंग इतनी शार्प हो जाती है, हर चीज आपको जैकेट चुभेगा, आपकी अंदर इनर चुभेगा, कुछ ना कुछ हर जगह यू आर टू अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो उसकी वजह से हमारा जो माइंड का फोकस है वो बहुत बटा रहता है। और उसमें फिर मोटर स्किल उतना अच्छे से हम परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए कोल्ड से हॉट, मतलब टेम्परेचर जितना कम हो, जितना कम ऐसे नहीं, बट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में शूटर ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर। फिर ये लास्ट है जिसमें इसमें है कि ये एमिनेशन टेस्टिंग। एमिनेशन टेस्टिंग तो ये एक्सपर्टीज वाली बात है। आप इसको टेबल पे रख के, मतलब कहीं 2 राइफल, इवन एयर राइफल, आप कहीं वाइस पे रख के उसको थोड़े एनक्लोज्ड एरिया में आप उसको टेस्ट करना चाहिए। बट अल्टीमेट एमिनेशन का अल्टीमेट टेस्ट तो शूटर के शोल्डर पे होता है। क्योंकि आप बेंच रेस्ट पे रख के जितना मर्जी उसको ग्रुप अच्छा ढूंढो, जब तक शूटर के टेक्निक के साथ उसको उसको खुद को टेक्निक और उसका चलाने का स्पीड है, उसके साथ जब तक आपका जो एमिनेशन का स्पीड और वो एमिनेशन और उसका जो रिकॉइल है वो मैच नहीं होता, तब तक वो सही एमिनेशन नहीं है। तो वो बेंच, फर्स्ट स्टेप है उसको बेंच रेस्ट पे टेस्ट करना, और उसके बाद उसको शोल्डर पे ट्राई करना। फाइनली जो शोल्डर पे अच्छा चलता है शूटर को, वो बेस्ट एमिनेशन है।
फिर मेंटेनेंस ऑफ राइफल में मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं, यू कैन जस्ट रीड इट, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो ये हुआ हमारा आज का अरे ये क्या हो गया, ओके, ये हुआ हमारा आज का पीपीटी खत्म। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। मैडम ब्रीथिंग ट्रिगरिंग क्या होता है? क्या? ब्रीथिंग ट्रिगरिंग करके बोला था। ब्रीदिंग इज ब्रीदिंग, एक मिनट मैं इसको बंद कर दूं। ब्रीथिंग का साथ ट्रिगर करना है करके बोला था। अब ब्रीदिंग के साथ ट्रिगरिंग, ब्रीदिंग एंड ट्रिगरिंग, मैंने ब्रीदिंग के साथ हम ट्रिगरिंग करते हैं। मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सो ब्रीदिंग, ट्रिगरिंग और एमिंग, ये तीनों चीजें जो है एक पॉइंट ऐसे आता है, ये साइमल्टेनियसली चलती है, मतलब एक दूसरे के साथ चलती है। तो जैसे हमारी ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, हम पहले 2 डीप ब्रीथ लेते हैं, फिर हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, तब हम सेटल डाउन हो रहे हैं। और नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हमारा फाइनल एमिंग शुरू हो जाता है। जब हम ब्रीदिंग स्लो ब्रीदिंग शुरू करते हैं तो फाइनल एमिंग शुरू हो जाता है। तो फाइनल एमिंग पहले वाला जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब ब्रीद इन करके ब्रीद आउट कर दिया, जब ब्रीद आउट करते हैं तो आपका जो राइफल है वो टारगेट के सेंटर में आना चाहिए। तो जब वो पहली बार जब टारगेट के सेंटर में वो आता है, तब हम फर्स्ट पुल लेते हैं। उसके बाद अगेन वी टेक अ शॉर्ट ब्रेथ। तो जब ये हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं तो ट्रिगर पे फिंगर हमारा कायम है, लेकिन हमारा राइफल सेंटर से हट के फिर ऊपर चला गया। तो वो बुल के ऊपर हमारा फोर साइड कभी कभी 8 बना के रहता है, या कभी थोड़ा सा टारगेट कवर कर लेता है। तो टारगेट के थोड़े से ऊपर या आधा टारगेट कवर करके जब ब्रीद इन लेते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जाके वो रुकता है। और जैसे ही आप सेटल हो रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, तो वैसे वो ऊपर से धीरे 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 जैसे नीचे आ रहा है, उस टाइम ब्रीदिंग के साथ और उस एमिंग के साथ आपको ट्रिगर स्मूथली स्क्वीज करना शुरू करना है। कि फर्स्ट पुल तो लेके रखा हुआ है, फिर जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रिगर दबाओ 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 दबाओ, और जैसे वो नीचे आके सेटल हो गया और आपने पॉज कर लिया, फिर उसके बाद वो एक बार ब्रीद आउट करने के बाद वो जैसे सेंटर में आता है, ब्रीद आउट करने के बाद हम होल्ड करते हैं ब्रीथ, है ना, एक पॉज आता है ब्रीदिंग में। तो उस पॉज के वो जैसे उधर आ गया और हमने सांस रोक दी, रुकने के एक कुछ फ्रैक्शंस के बाद हमारा ट्रिगर चल जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो ट्रिगर चलता है, उसके बाद फिर हमें फॉलो थ्रू के लिए भी उस पॉज के अंदर हमें फॉलो थ्रू भी करना है। तो जब ये स्मूथली वो वहां आने के बाद जैसे स्मूथली ट्रिगर चलता है, देन वेट देयर फॉर अ मोमेंट एंड देन लीव। इस तरीके की ट्रिगरिंग आपको करनी होती है। तो ये जो एंड जो पार्ट है उसका, उसमें वो मैम ब्रीदिंग एक के साथ ट्रिगरिंग होती है। मैम एक अब क्वेश्चन है, जैसे 10 हम्म, मीटर में होता है कि एक टाइमिंग होती है शॉट चलाने की 13 से 14 सेकंड, तो राइफल में ट्रिगरिंग की टाइमिंग स्टैंड से उठाने के बाद कितनी बेस्ट टाइमिंग क्या होती है? ये अभी हर शूटर पे डिपेंड करता है। जनरली 13 से 14 सेकेंड्स में आपका चल जाना चाहिए शॉट, आइडियली। ओके, लेकिन ये इट डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन ऑल्सो। शूटर का जो पोस्चर है, बेसिक पोस्चर, अगर बहुत ज्यादा, कई बार देखेंगे कि वो बेंड बहुत ज्यादा करता है शूटर, तो वो उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अराउंड जो मैंने अभी जनरल जो नॉर्मली शूटर अराउंड 13 सेकेंड से लेके 25 सेकेंड के बीच में नॉर्मल है शॉट चलना। तो जितना कम हो उतना बेटर है। इसका मतलब आपका शूटर, कई बार क्या होता है कि शूटर जब राइफल उठाते वक्त बहुत कॉन्शियसली नहीं उठाता। हम जैसे आदत है, रूटीन है, उठा के जब आपको फाइनली टारगेट दिखना शुरू हो जाता है ना,
तब आप एक्चुअली पूरा माइंड फोकस करके आप शॉट के लिए रेडी होते हैं। तो उसमें शूटर को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सेटल होने के लिए और रेडी होने के लिए। अगर शूटर पहले से ही टारगेट जब उठाने से पहले ही पूरे फोकस के साथ अगर कॉन्शियसली उठा के, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऑफकोर्स हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, कि उठाते वक्त ही आप सोच समझ के पूरे रेडीनेस के साथ अगर आप उठाते हो तो यू कैन गेट रेडी फास्टर एंड यू कैन रिलीज शॉट फास्टर। तो जितना जल्दी चलाओगे उतना शूटर को एडवांटेज है, क्योंकि उसके हाथ में ज्यादा टाइम रह जाता है फिर। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे ना रिस्ट की प्रॉब्लम होती है। रिस्ट मेरी कभी कभी ब्रेक हो जाती है, जैसे लेट हो जाता है शॉट, या तो वो लेफ्ट राइट की तरफ जैसे मूव होती है तो गन ना फिर उस पे से स्लिप होने लगती है। हम्म। तो रिस्ट क्या मतलब आप ऐसे पकड़ते हो या कैसे पकड़ते हो? ऐसे पकड़ते मुट्ठी हो बंद या ऐसे करके? पकड़ते हो? मुट्ठी बंद नहीं, करके। हाँ ऐसे जी। हाँ। तो इसमें तो रिस्ट कभी कभी तो आगे पीछे मूव होती है, कभी कभी लेफ्ट राइट। हम्म। तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे ये लगता है कि पता नहीं क्या करना चाहिए, इसको रिस्ट की पोजीशन ही चेंज करनी चाहिए, किसी और तरीके से उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए मैं? या तो आप ऐसे पकड़ो, मतलब जी दैट्स द इजीएस्ट। लेकिन अभी आप रिस्ट पे क्यों उठाते हो? अगर आपको हाइट नहीं मिल रही है इसलिए उठा रहे हो रिस्ट पे? यस मैम, वैसे हाइट की मैंने वजह से। मेरा पूरा करियर मैंने ऐसे ही चला है, तो ऑफ कोर्स आपको फिर जी एक तो रिस्ट की एक्सरसाइजेस करो, रिस्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो मेंटेन रहे, और वो हिले नहीं। और जब जी आप रिस्ट पे रखते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा हाथ आगे नहीं रहे, रिस्ट पे रखते हो तो हाथ आपको क्लोज ही रखना पड़ेगा। यस मैम। तो ये भी आप देखो कि रिस्ट तो ठीक है, लेकिन आप क्लोज कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपका ये थोड़ा मोटा है, मतलब आर्म्स ज्यादा है यहाँ पे, बल्कि नहीं है, मैम। तो फिर उसको यहाँ रखना मुश्किल हो जाता है। अगर पतले जी हाथ है तो ये रखना आसान है, लेकिन ये जब आगे रख के अगर आप इस पे रखोगे तो वो रिस्ट तो मुड़ने के चांसेस है। तो ठीक, ये। इसको की जी हाँ जी। बताइए बताइए। हाँ तो बत ये आपको देखना है कि आपका हाथ आप कैसे रखते हो, या नहीं तो जी उसको यू जस्ट चेंज इट टू दिस। ठीक है मैम, थैंक हेलो मैम। हेलो। हाँ। मैम आपने सुबह एक्सटेंड से एमिंग लाइन के बारे में बताया था ना, हम्म। मैम उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। ओके। अच्छा, अब हम जो बैरल एक्सटेंशन है ना, तो हम राइफल पे जब एक्स्ट्रा वो बैरल एक्सटेंशन, अभी सुबह पीपीटी में आपने देखा होगा ना, तो यू नो व्हाट इज बैरल एक्सटेंशन, ठीक है? यस मैम। हाँ। तो बैरल एक्सटेंशन में एक्चुअली हम उसको बैरल एक्सटेंशन कहते हैं, बट एक्चुअली उसमें हम बैरल एक्सटेंड नहीं करते हम, इट इज अ साइट एक्सटेंशन। क्योंकि बैरल तो खत्म हो गया, जहाँ आपका नॉर्मल जहाँ जैसा है बैरल, आप उसके अंदर देखोगे तो वो सिर्फ ट्यूब है, एक ट्यूब हमने उस बैरल के ऊपर एक ट्यूब बना दी और ट्यूब लगा दी उसमें। तो उसके अंदर मजल वजल तो कुछ है नहीं, वो ऐसा हॉलो ट्यूब है सिर्फ। तो वो ट्यूब सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि हमारा जो फोर साइट है, हम और टारगेट की तरफ उसको आगे कर पाए। तो क्या होता है, दैट इज एक्सटेंडिंग एमिंग लाइन। एमिंग लाइन हमारा जनरल एमिंग लाइन जो है, वो बैक साइड से लेके फ्रंट साइड तक का जो लाइन है, वो एमिंग लाइन है हमारा। ठीक है। जब हम बैरल एक्सटेंशन में फोर साइड माउंट करके उसको आगे कर देते हैं, तो हम हमारा एमिंग लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं टारगेट की तरफ, मतलब हम टारगेट के और पास जाके हम एमिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से, शूटर की तरफ से, हम वो एमिंग लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं जो। सो इसीलिए उसको कहते हैं एक्सटेंडिंग एमिंग लाइन। एमिंग लाइन इज डिस्टेंस, या जो बैक साइड और फोर साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज एमिंग लाइन। जरा एक मिनट, मुझे ये लेना पड़ेगा, हाँ प्लीज एक्सक्यूज ओके। मी। ओके। हेलो। सॉरी। सो इसीलिए उसको कहते हैं कि एक्सटेंडिंग, बैरल एक्सटेंशन हम डाल के
हम अपना एमिंग लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि राइफल के और पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू जय हिंद मैम। मैम। हाँ जी, जय हिंद। मैम कैसे पता लगेगा कि मतलब हम लोगों को अभी वेट लगाना है, वेट का यूज करना है नहीं करना है, वो पता कैसे चलेगा मैम? तो मैंने कल भी बताया था कि आप कहाँ पे, अगर आप जैसे प्रोन पोजीशन में, मेरे पास यहाँ क्या है, अभी ये जैसे ये अगर मेरा राइफल है, ये पेन है, अगर मैम इसको मुझे मैं स्टैंडिंग के लिए जानना है। स्टैंडिंग है, प्रोन है, ओके। कोई भी पोजीशन है, ये मेरा पूरा राइफल है। ठीक है। अभी इसमें अगर मैं यहाँ से, अभी ये थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा इस तरफ सेंटर में मैं पकड़ती हूँ, इसको मैंने सेंटर में पकड़ा है, तो जब मैं इसको सेंटर में पकड़ती हूँ, ये इस तरफ गिर रहा है। ठीक है। क्योंकि इसका ये छोर जो है, बिकॉज ऑफ दिस कवर, ये भारी हो गया। अगर इसको मुझे यहीं पे पकड़ के, अगर इसको मुझे सीधा ऐसे रखना है, तो मुझे इस तरफ पीछे की तरफ कुछ वेट डालना पड़ेगा। जैसे अभी ये मैंने डाला इधर वेट। ठीक है। ओके। तो ये, लेकिन इसके डालने से क्या हो गया, पीछे ये जरा भारी हो गया। समझे? ये मैं अगर हटाती हूँ तो वो फिर आगे गिरेगा। मैम वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही है? बंद हो गई। मैम इसका अभी आ रही। सेंटर पॉइंट हाँ आ जी, रही है वीडियो तो। आ रही बाकी है ना? मैम इसका हाँ जी, मैम बोलो। सेंटर पॉइंट कैसे लेंगे इसका, कि सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट नहीं लेना है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्योंकि ये इधर भारी है, अभी आपको सेंटर पॉइंट नहीं लेना। आप जैसे वो अभी पहले किसी जो पूछ रहे थे कि मैं ऐसे पकड़ता हूँ, अगर आप जहां पर भी राइफल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये ऐसा है, अगर यहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आगे गिरेगा, तो उसको ये आगे ना गिरे, इसलिए फिर आपको पीछे पीछे वेट वेट डालना पड़ेगा। जी। अगर ये ऐसा है तो ये पीछे गिरेगा। ठीक है। तो आगे तो वेट आपको डालना आगे वेट डालना है। तो आप जहां पे राइफल को होल्ड कर रहे हो, तो होल्ड अगर ऐसे पकड़ रहे हो, स्टैंडिंग में भी आप ऐसे पकड़ के, आप बस राइट हैंड छोड़ के ऐसे पकड़ के आप देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर पीछे गिरता है तो अब आपको आगे वेट डालने की जरूरत है, अगर आगे गिरता है तो पीछे वेट डालने की जरूरत है। ओके तो जैसे मैम हम तोलते हैं ना तराजू पे, जी। बस वैसे ही। लेकिन आपका जो इस हाथ का जो पॉइंट है, वो उसका तोलने का सेंटर पॉइंट है, मतलब सेंटर पॉइंट है। हाँ। ठीक है। Yeah. Okay. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Can मैम you साउंड explain कितना बुरा again है? sight picture relation between the foresight and the target? हाँ जी, उसका क्या है वो एक बार रिपीट करेंगे मैम? रिलेशन बिटवीन फोरसाइट एंड टारगेट? यस यस, जैसे हमारा आई का फोकस जो है वो आगे पीछे, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अगेन? आई एक्सप्लेन इट। जैसे क्योंकि हम पीप साइट से, राइफल में पीप साइट यूज होता है, तो पहले जैसे मैंने बताया कि हमारे 3 पॉइंट है ना, बैक साइड, फोर साइड, एमिंग के 3 पॉइंट है, साइटिंग के, बैक साइड, फोर साइड और टारगेट। इसमें बैक साइड और फोर साइड जो है वो हमारे बैरल का डायरेक्शन डिसाइड करता है। ये है, यहाँ है बैक साइड है, ये फोर साइड है। अगर जब मैं उस होल से देखती हूँ, अगर मेरी आंख थोड़ी सी राइट में है, तो मुझे ये फोर साइड इसके साथ दिखेगी नहीं, इसके साथ साथ, तो मुझे उसको देखने के लिए उसको थोड़ा सा राइट की तरफ मोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इस तरफ से देख रही हूँ, तो मुझे वो इस तरफ से देख रही हूँ, तो फोर साइड मुझे राइट में दिखाई देगी, तो उसको सेंटर में रखने के लिए मुझे ऐसे मोड़ना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ फोर साइड बैक साइड का जो रिलेशन है वैसे ऐसे काम करता है। तो जब हम, क्योंकि राइफल में हम चीक पीस यूज कर सकते हैं, चीक के ऊपर सर रेस्ट कर सकते हैं, जैसे ही हमारा चीक पीस सेट हो जाता है, सर रेस्ट हो जाता है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ शूटिंग फिक्स हो गया। लेकिन टारगेट के साथ हमारा ऐसे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है राइफल का, है ना, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हमारा जैसे बॉडी मूव होता है, वैसे टारगेट के साथ का जो फोर साइड का रिलेशन है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो इसीलिए उसके ऊपर वो मूवमेंट दिखता है। बट क्योंकि हमारा बैक साइड फोर साइड का
जो अलाइनमेंट है वो फिक्स हो गया चिक पोजीशन की वजह से, फिर हमें उसको देखने की जरूरत नहीं। देन यू कैन पुट योर एंटायर फोकस और एंटायर अटेंशन ऑन फोरसाइट और टारगेट। तो फोरसाइट और टारगेट, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यूज कर रहे हैं, हम किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकते। तो जब अगर आपको वो टारगेट फोरसाइट के एग्जैक्टली सेंटर में है या नहीं, वो रिंग के अंदर है या नहीं, वो अगर देखना है तो आपको वो रिंग का पूरा देखना पड़ता है कि वो सही है या नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि हम वो बार बार टारगेट और फोरसाइट के बीच में हमारा हेलो हमें पीछे से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। ਉੱਥੇ मैच म्यूट करो अपना प्लीज। सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दोनों सेंटर में प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं, क्योंकि किसी फोर साइड जैसे पिस्टल में एक पिलर होता है तो आप उसके टिप पे फोकस कर सकते हो देखने के लिए सही जगह है या नहीं। लेकिन जब रिंग होता है, आप कोई एक जगह नहीं है जहाँ फोकस कर सकते हैं, इसलिए वो फोकस बार बार आगे पीछे करके हमें वो चेक करना पड़ता है कि वो सही है या नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो आंखें है वो जूम इन जूम आउट करते रहते हैं, क्योंकि और बैक साइड तो हमें वैसे भी देखना नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड अलाइंड। तो फिर ये हम कर सकते हैं, मतलब इट इज पॉसिबल इन राइफल शूटिंग टू सी आपका टारगेट। एक बार हम टारगेट देखते हैं, एक बार फोर साइड देखते हैं, ऐसे हमारा ये जो आंखों का फोकस है वो शिफ्ट होता रहता है। और फाइनल एमिंग जब हम करते हैं तब, क्योंकि तब हमारा ब्रीदिंग, बॉडी इज होल्डिंग इट वेल, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, उस वक्त हम टारगेट को देख के शॉट चलाते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग हेलो मैम। हाँ हेलो जी मैम। बोलो। हेलो मैम प्रोटेस्ट कितने टाइप के होते हैं? ये तो आप टेक्निकल रूल में आप जब आपके पास आएंगे तब आप उसमें बताएंगे, हेलो क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा कल जानकारी कल नहीं रूल है। बुक हेलो में पूछना, रूल के बारे में जब मनोज सर लेंगे आपकी राइफल रूल्स के बारे में पूछना। मैम, जो पाम रेस्ट हम लोग रखते हैं स्टैंडिंग में, स्प्लिट अगर वो रख रहे हैं टारगेट की लाइन में, तो वो लेफ्ट मतलब किस बोन पे उसका प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि वो पूरा सेंटर में तो अगर रखते हैं उसको सेंटर में पाम के, तो लेफ्ट राइट थोड़ी बहुत देर में मूव कर जाता है उसका, वो कांट होने लगती है। तो उसको पाम के लेफ्ट साइड की बोन पे रखें या क्या बेस्ट एरिया है उसके लिए? ऐसा तो कोई बेस्ट एरिया नहीं है। कई सारे शूटर आपने देखा, कई शूटर ऐसे जैसे प्रोन नीलिंग में पकड़ते हैं वैसे पकड़ते हैं, कुछ शूटर सीधा रखते हैं ताकि इस उंगली से वो थोड़ा सा उनको जजमेंट आ जाए कि उसका पोजीशन ठीक है या नहीं, और कुछ शूटर्स ऐसे भी पकड़ते हैं ताकि तो ये इट्स टोटली अप टू शूटर कि उसको कहाँ वो कंफर्टेबल लगता है और जो पोजीशन वो पूरा टाइम मेंटेन कर पाता है। तो ये तो इंटायरली शूटर के ऊपर है कि उसको कैसे रखना चाहिए ऐसे। और अगर किसी एक जगह पे प्रेशर आ रहा है तो द शूटर कैन ऑलवेज फाइंड अ बेटर पोजीशन ऑन हिज पाम जहाँ वो उसको रेस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई उसका डिफाइंड पोजीशन है नहीं, वो इट इज ऑल अप टू शूटर। मैम, अगर मसल्स पे बोन आता है, लाइक किसी बोन पर अगर प्रेशर एक्स्ट्रा लगता है, तो ग्लव यूज करके उसका प्रेशर क्या थोड़ा डिफरेंस आता है? एक्चुअली स्टैंडिंग में आपको स्टैंडिंग में एक्चुअली ये यूज करना चाहिए ग्लव। कई सारे शूटर्स प्रेफर करते हैं कि ग्लव ना यूज करें, लेकिन क्योंकि वैसे जरूरत होती नहीं क्योंकि वो पाम पे रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्लव यूज करना, पतला ग्लव यूज करो। ग्लव यूज करना एडवाइजेबल है क्योंकि जैसे एक तो उसकी फीलिंग कांस्टेंट रहती है ना। अब जैसे आप कह रहे हो कि किसी बोन पे अगर वो चुभता है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा वो प्रोटेक्शन मिल जाता है, थोड़ी पैडिंग मिल जाती है। दूसरा, जैसे कई बार अगर आउटडोर शूटिंग कर रहे हो तो ठंड में या हाथ में फीलिंग अलग आएगी, जब पसीना, जब गर्मी है पसीने से फिर इस हाथ में अलग फीलिंग आएगी। तो उसके लिए अगर आप ग्लव यूज करते हो तो आपकी जो यहाँ की फीलिंग है, उसका टच है, वो कांस्टेंट रहेगा।
तो इसलिए मेरा तो एडवाइस रहता है कि अब शूटर ग्लव यूज करें। मैम कोई पर्टिकुलर ग्लव होता है या कोई भी नॉर्मल आप पतला स्टैंडिंग ग्लव के यूज लिए कर तो आप सकते हो? कोई भी यूज कर सकते हैं। आजकल वो सॉयल के नॉर्मल वगैरह वो स्पोर्ट्स पतले ग्लव की ग्लव भी बात आते हैं मेनली स्टैंडिंग के लिए, तो वो पतला ग्लव यूज कर सकते हो आप, अगर इफ यू डोंट वांट टू मच ऑफ पैडिंग। कोई भी नॉर्मल स्पोर्ट्स ग्लव अगर यूज करेंगे तो कोई उसमें तो इशू नहीं है, लाइक क्राइटेरिया हो ग्लव का कुछ इस नहीं, तरह का? ग्लव का तो वो जो उनका थिकनेस वगैरह का जनरल जो थिकनेस होता है, थिकनेस का जो जनरल रूल है वही है, तो ओके उसमें तो वो बैठना ही चाहिए। ओके। आई थिंक काफी हो गया मैम को अब मैम लास्ट एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ये पूछिए, मैम प्रैक्टिकली तो आप पूछ मैम सकते हैं। इनको सुबह मैंने प्रॉमिस किया था कि शाम का सेशन थोड़ा लंबा चला है ओके तो ओके, कैरी ऑन। और 5-10 मिनट कर सकते हैं। ओके, कैरी ऑन। बोलिए। मैम जैसा अभी ग्लव्स के बारे में बात चल रही थी मैम, तो थिकनेस और होने से प्रॉब्लम है कि कम होने से प्रॉब्लम, मतलब क्राइटेरिया में क्या है मैम? सी स्टैंडिंग में क्या है, बहुत ज्यादा अगर पैडिंग है तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती है हाथ पे, तो इसलिए और बेसिकली ये पाम पे शूटर्स प्रेफर करते हैं कि वो ग्लव ना यूज करे ताकि फीलिंग शार्पर हो। तो अगर वो ग्लव उनको अच्छे से बहुत ज्यादा पैडिंग है तो अच्छी फीलिंग नहीं आती, मतलब आपको पता ही नहीं चलता हाथ आपने कहाँ रखा हुआ है। तो इसलिए स्टैंडिंग के लिए अगर पतला ग्लव है तो बेटर है, बट प्रोन और नीलिंग में तो यू नीड दैट पैडिंग टू प्रोटेक्ट स्पेशली दिस पार्ट और हाथ, नहीं तो बहुत जल्दी सुन हो जाता है हाथ। तो उसके लिए तो नीलिंग और प्रोन में ज्यादा प्रेशर आता है इस हाथ पे, तो उसके लिए थोड़ा अच्छे खासी पैडिंग का ग्लव हो तो बेटर है। थैंक यू मैम। मैम कोई स्टैंडिंग में शूटिंग जो पोजीशन है राइफल के, उसमें अगर आउटर जो लेग है उसमें नी में और आपके एंकल में पेन होता है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? किसमें, दोबारा एक बार रिपीट करो। जो आउटर लेग है उसकी जो नी है और एंकल है, हाँ, उसमें अगर पेन होता है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? मतलब उससे दो वेट से चार रिलेटेड है कि एक वेट से रिलेटेड है और कई बार वो उसको हम ये जो उसको लॉक करने के लिए नी बहुत ज्यादा लॉक हो जाता है। क्या है, नी को हम ऐसे पीछे पुश करके उससे हम लॉक करते हैं ताकि बॉडी में स्वे ना आए ना, मूवमेंट कम करने के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कई बार कि उसको लॉक अगर नी के अराउंड के जो मसल्स है इफ दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ तो ये नी जितना जाना चाहिए उससे बहुत ज्यादा चला जाता है और फिर उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसका उसके लिए तो मतलब एक्सरसाइज तो है, लेकिन उसको जितना जल्दी आप ट्रीट करो उतना बेटर है। और मैम वो लेफ्ट नी में भी होता है, राइट नी में भी होता है। और राइट नी क्या होता है कि हमारा बहुत सारा वजन लेफ्ट में आने से ये पैर राइट नी थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो उसको फिर रोकने के लिए वो नी और भी ज्यादा हम उसको एक्सटेंड, वो क्या कहते हैं कुछ नी एक्सटेंशन, कुछ एक्सटेंडेड नी, ऐसे कुछ उस प्रॉब्लम का नाम है कि शायद आपको स्पोर्ट्स साइंस वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप वहाँ उनसे जरूर पूछ लेना ये सवाल। अच्छा मैम, ये इससे भी हो सकता है कि हम कितना उसको वाइड ओपन कर रहे हैं लेग्स को? हाँ ऑफ कोर्स जी, कितना प्रेशर वो आ रहा है उसको, जैसे मैंने कल कहा अगर हम बहुत ज्यादा खोलते हैं पैर तो अंदर से उसके ऊपर आप फिर फ्लैट नहीं रख सकते, पैर ऐसे हो जाते हैं, वो अपने जो फुट है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो फिर और हम लेफ्ट फुट के ऊपर ज्यादा वेट देते हैं तो वो सीधा रहता है और ये ऐसे हो जाता है टेढ़ा, तो उस पे वो जो टेढ़ा होने से जो प्रेशर आता है उससे बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये आप स्पोर्ट्स साइंस में ये जरूर पूछना ये सवाल कि मैम जो आपने बताया था ना मैम 60-40, अगर हम हाँ 60-40 करते हैं ना फिर वो हाँ बैलेंस रहेगा मैम, वो हाँ मैंने वो तो रहता है, बट उसके बावजूद देखिए हम 60-40 भी करते हैं तो भी कितना लंबा आप उस पोस्चर में खड़े हो उससे भी बहुत
मतलब 60-40 तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो सकता है इफ यू आर ट्रेनिंग टू हार्ड, और आपके अगर जैसे घुटने के आसपास के मसल्स, उसके लिए तो हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते ना ऐसे, तो वो मसल्स अगर आपके घुटने स्ट्रांग है और आप तो आपका वो ये जो लॉकिंग है ना, लॉक करते 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 कभी कभी बहुत ज्यादा पुश हो जाता है पीछे, तो उससे कई सारे शूटर्स को ये दिक्कत होती है घुटने की। तो मैम एक बार इसके आप बारे में ज्यादा वहाँ अगेन स्पोर्ट्स साइंस में आप ये पूछ सकते हो सवाल। एक बार आप मैम फिर से बता सकते हैं थोड़ा सा कि विड्थ कैसे डिसाइड करें, मतलब कि कितना वाइड ओपन करना चाहिए? तो जो लंबा शूटर है उसका थोड़ा ज्यादा खुलेगा, वो तो लॉजिक है, बट इतना खुलना चाहिए जिससे शूटर एक तो जिससे उसके शूटर के पैर जमीन पे फ्लैट रहे, और अंदर से शूटर के पैरों पे अंदर की तरफ से ज्यादा प्रेशर ना आए, मतलब वो वहां में वो फैला के बॉडी को उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए शूटर को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत मतलब इट शुड बी लिटिल मोर देन शोल्डर विड्थ। ओके, तो उसका कोई ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है। अब अगर किसी के टांगे बहुत लंबी है तो वो ऑब्वियसली ज्यादा खुलेगी, बट वो खोलने के बाद शूटर शुड बी एबल टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस वेल। ऐसा ना हो खोल के इतना प्रेशर आ गया कि वो स्वे करना शुरू कर दे। जी मैम, ग्रिप का प्रेशर कैसा होना चाहिए, मतलब टाइट और नहीं, कल बताया था ना कि ग्रिप जब आपके हाथ में आती है ग्रिप फॉर्म होनी चाहिए, ना कि अभी ये जनरली मैं शूटर के साथ करती हूँ। अभी मैं अपनी उंगली पे ही दिखाऊं, ये सपोज ये एक ग्रिप है मेरा, आई एम होल्डिंग इट। ओके, ये पूरा मेरे उंगली को मेरे हाथ पूरा पकड़ा हुआ है और ये उंगली अंदर घूम रही है, ठीक है। अगर वो टच भी कर रही हूँ लेकिन मैंने लाइटली पकड़ा हुआ है, सिर्फ ये हाथ मोड़ा हुआ है मेरे फिंगर्स, आई एम नॉट होल्डिंग इट टाइट, तो मैं इसमें से उंगली आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है। इट इज टचिंग फ्रॉम ऑल साइड्स बट मेरी उंगली निकल रही है। फिर मैंने उसको थोड़ा टाइट कर दिया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा टाइट कर दिया। अब ये उंगली मेरी निकल ही नहीं रही है इसमें से, ओके। बट इसमें क्या हो रहा है, ये मैंने जब टाइट कर दिया, मेरा जो ग्रिप है उसमें भी काफी टेंशन है और मुझे उसको पकड़ने के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरी जो उंगली है उसके ऊपर भी बहुत जोर आ रहा है, तो उसमें भी थोड़ी देर में वो दर्द होने लगेगा और उसको अफेक्ट कर रहा है वो। और ये मेरा जो हाथ है मैं बहुत ज्यादा देर तक इसको इतना दबा के नहीं रख सकती, तो आप अपने उंगली के साथ ये कर सकते हो। जैसे ये पकड़ना तो है, आप उसको हल्का सा दबाओ तो भी आपकी उंगली निकलेगी नहीं, उसको बहुत तेज पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा दबाओ तो भी उंगली इसमें से निकलेगी नहीं। और ये जो हल्का सा अभी मैंने पकड़ा हुआ है ना, क्योंकि ग्रिप अच्छा है ये निकल नहीं रहा है, ओके, हाथ से ये उंगली मेरे निकल नहीं रही है, बट मैंने आराम से पकड़ा हुआ है, इसलिए मेरे इस हाथ में भी बहुत ज्यादा जोर नहीं है, मैं लंबे टाइम तक इसको आराम से पकड़ के कर सकती हूँ। तो ग्रिप इस तरह से पकड़ना है, ग्रिप सारी फिंगर्स का, हाँ सारे फिंगर्स यूज करो, बट इट शुड बी फर्म, नॉट टू टाइट नॉट टू लूज। ओके, थैंक यू मैम। और क्या होता है, हम जब ग्रिप पकड़ते हैं, अगर ग्रिप से हमारा जो भी ग्रिप मेनली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हाथ के साथ हमारा ट्रिगर फिंगर अटैच है। तो अगर ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है तो हमारी जैसे ये उंगलियां टाइट हो गई, वैसे ही ट्रिगर फिंगर में भी प्रेशर ज्यादा आ जाता है, वो भी टाइट हो जाता है, फिर उतना फ्रीली वो चलता नहीं है, जितना फ्रीली आप उसको चलाना चाहते हैं उतना फ्रीली वो चलेगा नहीं। तो इसलिए अगर जब फर्म ग्रिप होती है तो आपके इस फिंगर में भी हल्का सा प्रेशर रहता है, जो आपको स्मूथ ट्रिगरिंग में काम आता है, मतलब ट्रिगर फिंगर अलर्ट रहता है बट टाइट नहीं रहता। तो इसलिए ये ग्रिप फर्म रहना जरूरी है, बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। ओके हेलो मैम, मैम ये विंड के अंदर आपने ऑफेम एक शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, ये मैम ऑफेम क्या होता है?
ऑफ एम मतलब अभी जैसे हम जनरली एमिंग करते हैं कि सेंटर में है तो सेंटर में रखते। ऑफ एम मतलब लेफ्ट टू राइट अगर विंड है, आपको पता है कि मेरे बुलेट अभी इसमें अगर सेंटर में चलाऊंगी तो राइट में जाएगा, तो विंड के डायरेक्शन के हिसाब से हम उल्टे तरफ एम करते हैं। मतलब टारगेट को छोड़ के थोड़ा टारगेट के सेंटर में एम नहीं करते, थोड़ा लेफ्ट अप एम करते हैं ताकि उस विंड में जब शॉट चले वो राइट में नीचे 4 o'clock ना लग के वो सेंटर में चला जाए। दैट इज ऑफ एमिंग। हेलो, हाँ बोलो। मैं था कि जैसे एमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था मैम। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैम, जैसे बहुत सारे शूटर्स को मैंने देखा है, जैसे मैं भी पर्सनली शूटिंग करता हूँ 300 मीटर बिग बोर की, तो मैम उसमें दोनों आंखें खोल के एमिंग करनी चाहिए या फिर एक आंख बंद करके मैम? इसमें दोनों थोड़ा आंखें सा खोल मतलब के क्या एमिंग करनी चाहिए। हम ब्लाइंडर इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम दोनों आंखें खोल के यूज करें, क्योंकि एक आंख जब बंद हो जाती है तो दूसरे आंख पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। इसलिए जी ये अच्छा नहीं है कि आंख बंद करके जो चलाते हैं, बंद आप आराम से कर भी पाते हो तो भी आपको ब्लाइंडर यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लंबे टाइम तक उसको इस तरीके से चला रहे हैं ना, तो आंखों पे जब एक आंख बंद करके आप जब काम कर रहे हो दूसरी आंख पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, तो इसलिए आपको ब्लाइंडर यूज करके चलाना चाहिए। जी, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ हेलो मैम, क्लैरी है। हेलो। हाँ हेलो। क्लैरी। हाँ मैम, एक्चुअली जो 4 साइड की जो रिंग्स होती है जो 50 मीटर प्रोन में, तो उसके लिए हमें क्या मतलब कौन सा यूज करना चाहिए? 3.6, 3.8 कैसा क्या? मैंने कल बताया जैसे 3.8 to 4.2 के बीच में कुछ भी यूज करना चाहिए। कुछ भी यूज कर। प्रोन में भी वैसे ही जिसमें आपको कंफर्टेबल साइड पिक्चर मिले वो उतना वॉइस नहीं आ रहा कंफर्टेबल है। होना चाहिए। मेरा तो चल रहा है। आ रही है मैम। तो मैम हाँ बैटरी जल्दी ओके। तो फ्रंट साइड ऐसे होना चाहिए कि जिससे आप कंफर्टेबली साइड पिक्चर देखो। क्या होता है जब फ्रंट साइड अपर्चर हम छोटा करते हैं, हमें क्या लगता है कि जितना क्लोजर जाएगा टारगेट के उतना आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसको सेंटर जज करोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना वो इसके टारगेट के जितना क्लोज जाता है फ्रंट साइड, उसका जो गैप है वो कम होता है और देन यू आर ऑलवेज, वो शूटर को बहुत ज्यादा कॉन्शियस कर देता है। ओके, सो वो कॉन्शियस होने की वजह से फिर आपकी जो ट्रिगरिंग है वो आप स्मूथ ट्रिगरिंग नहीं कर पाते, आपका ग्रुप फैल जाता है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा है 4 साइड तो आप सही तरीके से अगेन वो जो टारगेट और फ्रंट साइड के बीच का जो गैप है, वो जहां से लाइट आता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि आप सही तरीके से टारगेट का सेंटर नहीं जज कर पाते, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए वो फ्रंट साइड का अपर्चर एकदम सही होना चाहिए, नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग। तो यूजुअली 3.8 से 4.2 के बीच में अगर रहता है तो दैट इज अ कंफर्टेबल। इसके बीच में आप चूज कर सकते हो। हाँ जी बोलिए, हो गया मेरा। हेलो हेलो। थैंक यू मैम। आ रही है मैम। हो गया सब ठीक है, चलो ऑल डन मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू मैम। अच्छे से Thank you so फिनिश much, करो ma'am. ये कोर्स। थैंक यू मैम।